नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम के मतदान की खबर से। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में आज 20 सीटों पर वोट डाले गए। नक्सल प्रभावित रहे बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों पर और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर वोट डाले गए। इन 20 सीटों पर शाम 5 बजे तक करीब 71% मतदान हुआ। पहले चरण में भूपेश बघेल सरकार के 3 मंत्रियों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत उनकी सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। वहीं मिजोरम की बात करें तो सभी 40 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। यहां करीब 76% वोट पड़ने का अनुमान है। यहां मुख्यमंत्री जोरमथांगा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। इस बार मिजोरम में बीजेपी सिर्फ 23 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी है। आम आदमी पार्टी ने पहली बार मिजोरम चुनाव में एंट्री की और 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जुल्फिकार, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। कुछ छुटपुट हिंसा की खबरें हैं, लेकिन मोटे तौर पर माना जाएगा कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। जो सुरक्षा व्यवस्था किए गए थे, इंतजाम किए गए थे, वो काफ़ी संतोषजनक रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, ये कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर शांति रही, क्योंकि इसके पहले भी जब भी बस्तर क्षेत्र में मतदान होता रहा है तो नक्सली अपनी आमद देते रहे हैं। हालांकि इस बार भी नक्सलियों ने पूरी कोशिश की और बीते कुछ दिनों से लगातार बस्तर के अंदरूनी इलाकों में पर्चे और बैनर उन्होंने चिपकाए थे और ये कहा था कि लोकतंत्र में मताधिकार का उपयोग लोगों को नहीं करना है और जो उनकी अंदरूनी इलाकों में जनताना सरकार चलती है उसके समर्थन में रहना है और लोकतंत्र का बहिष्कार करना है। तो इसकी बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिली हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जो अभी तक के आंकड़े आए हैं इन 20 विधानसभा सीटों में, क्योंकि उसमें वो भी क्षेत्र शामिल है जो कवर्धा का है, पंडरिया का है, राजनांदगांव का है, जो शहरी क्षेत्र है। और बस्तर की अगर इन 12 सीटों की बात करें तो यहाँ पे अधिकांश जो सीटें हैं वो नक्सल प्रभावित हैं और छोटे छोटे से अंदरूनी इलाकों में गाँव हैं जिनकी आबादी बहुत कम है। और उन इलाकों में नक्सलियों ने फरमान जारी किया था कि कोई वोट नहीं करेगा। मैं नारायणपुर में आज दिन भर मौजूद रहा और अंदर के अलग अलग गांव में जाने गया और तस्वीरें देखी तो बहुत सारी तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। मैं कोहका मेटा तक गया। कोहका मेटा के बाद का जो इलाका है वो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अबुझमाड़ का इलाका कहा जाता है। और अबुझमाड़ जैसा कि उसका नाम है कि एक ऐसा जंगल जिसे किसी ने अभी तक बूझा नहीं है, जाना नहीं है। और इस इलाके का लैंड रिकॉर्ड भी सरकार के पास नहीं है कि अंदर कौन से गांव हैं, कितने लोग हैं, लेकिन छोटी छोटी सी आबादी है। तो नक्सलियों ने यह फरमान जारी किया था। वहाँ के 55 गांव हैं ऐसे। हालांकि गांव की आबादी बहुत कम होती है क्योंकि आदिवासी बिखरे हुए जंगल के अंदर रहते हैं। तो उन्होंने बहिष्कार किया था कैंप जो लगाए जा रहे हैं और मतदान नहीं करना है। तो कोहका मेटा की जो स्थिति थी वहाँ पर पोलिंग जो पार्टियां हैं उन्हें हेलीकॉप्टर से कल भेजा गया था और 3 बजे जैसे ही मतदान खत्म हुआ उसके बाद वहाँ से आए। तो उन जो मतदान कर्मी थे उनसे भी मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि शांतिपूर्ण मतदान रहा और पहले वहाँ पे कभी कम मतदान हुआ हो, इस बार कोहका मेटा में 40% हुआ। उसके अलावा 2 और पोलिंग स्टेशन उसी जगह पे बनाए गए थे, लेकिन वहाँ पे बहिष्कार था। उसके बावजूद वहाँ पे लोगों ने करीब, जब मैं मौजूद था तो 7 से 8% उन लोगों ने वोट किया था, क्योंकि दहशत के साये में वोट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और एक और तस्वीर मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 2 बच्चियों से वहाँ पे बात किया अबुझमाड़ में, उनसे पूछा कि उनकी क्या बेसिक डिमांड्स हैं। तो बच्चियाँ ये बोलती हुई नज़र आई कि 10वीं तक का स्कूल वहाँ पे पुरुषनार में है, वहाँ पे पढ़ते हैं। 5 से 7 किलोमीटर पैदल चलकर लड़कियाँ आती हैं, उसके बाद पढ़ाई नहीं होती है और स्कूल की डिमांड को लेकर वो वोट करते हैं और वो बच्चियाँ उस इलाके से बाहर निकली भी नहीं है। एक लड़की ने तो ये बताया कि नारायणपुर तक वो गए हैं, उसके बाद रायपुर क्या है उनको नहीं पता है। तो अबुझमाड़ के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शिक्षा से दूर हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर हैं। ये छोटी छोटी सी डिमांड को लेकर पहली बार वोटर बनी हैं बच्चियां। बिल्कुल जुल्फिकार, यही लोकतंत्र की ताकत है कि आज चाहे इतना सुदूर का इलाका हो, इतना दूर का इलाका हो, इसके बावजूद भी लोगों ने बड़ी संख्या में वहाँ पर मतदान अपना किया है। करीब 71% वोट शाम 5 बजे तक पड़े हैं। तो माना जा रहा है कि संख्या और बढ़ने की भी उम्मीद है। 5 बजे तक करीब 76% मतदान मिजोरम में हुआ है और जोरमथांगा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ MNF जो है उसके बीच में और जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। और छत्तीसगढ़ में जहाँ 20 सीटों पर था, आज मिजोरम की सभी 40 सीटों पर मतदान हुआ है और यहाँ पर भी बाकी 4 राज्यों के साथ 3 दिसंबर को वोटों की गिनती कराई जाएगी। त्रिकोणीय मुकाबला है। रतनदीप, क्या उम्मीद करें कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा?
देखिए, अब तक जितना खबर हमें लग रहा है कि लगभग 80% मतदान हो चुका है और पिछली बार जो चुनाव हुए थे 2018 में वहाँ पे 81% पोलिंग हुई थी, तो इस बार शायद इससे थोड़ा ज़्यादा हो। अगर 85% के आसपास अगर मतदान हुआ तो इसको हम इस रूप से भी देख सकते हैं कि मिजोरम में इस बार 18 से 40 साल के बीच जो वोटर है उनकी संख्या, जो टोटल वोटर है उनमें से 60% से भी ज़्यादा हैं। और आज जो नज़ारा आइजॉल में हमें देखने को मिला कि जो यंग वोटर्स हैं वो बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, और अगर ये यंग वोटर्स बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इनसे जो हमने बात की या फिर जो कैंपेनिंग के दौरान जो युवा जो है मिजोरम के से जो बात की, उनका ये कहना था कि उनको एक ऐसी सरकार चाहिए जो कि कुछ परिवर्तन ला पाए राज्य में। तो अगर इस रुझान से जाए तो फिर शायद ये जो नई पार्टी है ZPM वो शायद एक कांटे कांटे की टक्कर दे रही है मिजो नेशनल फ्रंट को, जो कि मुख्यमंत्री जोरामथांगा इसको अगुवाई करते हैं। मगर इसके साथ साथ मिजोरम का और एक आंकड़ा भी आपको बता दें कि अब तक जब से ये पूर्ण राज्य बना है और जब से असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, सरकार तभी बदली है जबकि एक सरकार ऑफिस में 10 साल कंप्लीट किया हो। इसके बाद मतलब हर 10 साल के बाद मिजोरम में सरकार बदलती है। तो पिछले बार भी हमने देखा कि 2008 से 2018 तक कांग्रेस की सरकार थी और इसके बाद MNF की सरकार फिर से बनी। तो MNF उस आंकड़े के तरफ जाए तो MNF का एक एडवांटेज रहेगा ज़रूर, मगर इसके साथ ये जो चुनाव है कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां पे अभी भी कांग्रेस का एक कार्डर बेस है, एक वोट बैंक है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि 30% उनको वोट मिले थे, महज वो सीट्स में ट्रांसलेट नहीं हो पाया। इस बार क्या कांग्रेस अपने वोट बैंक को सीट में ट्रांसलेट करेगा या फिर ये ZPM की तरह मूव करेगा? और कहीं कहीं पे जो जहाँ पे बीजेपी 23 सीट में लड़ रही है वहाँ पे बीजेपी को 1 से 3 सीट में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है, मगर बीजेपी भी इस उम्मीद में रहेगी कि जो रीजनल पार्टीज है वो पूरी तरह से इलेक्शन को स्वीप ना करना पड़े, ताकि बीजेपी के जो विधायक चुन के आएंगे 1 से 3 के अंदर, जो उनके सूत्रों से हमें खबर लग रही है, वो उनका एक मतलब पोस्ट पोल सिनारियो में उनकी एक इंपॉर्टेंस रहे। मगर ओवरऑल जो पिक्चर है, मणिपुर उत्तर पूर्व का सबसे शांत राज्य, बहुत पीसफुल इलेक्शन हुए यहाँ। बिल्कुल रतनदीप, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रतनदीप बता रहे हैं कि मिजोरम में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, हालांकि इंतजार करना होगा 3 दिसंबर तक जब परिणाम जो है वो सामने आएगा। जुल्फिकार और रतनदीप, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहां पर सीधी में आज PM मोदी ने एक रैली की। यहां उन्होंने अपने भाषण की आक्रामक शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। PM मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने घोटाले करके आपका पैसा लूटा, लेकिन हमने सरकार में आते ही इसे बंद कर दिया। टेलीकॉम घोटाला करके, कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। भाजपा सरकार में वो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हो चुके हैं, और घोटालों से हम जो पैसा बचा रहे हैं वो पैसा गरीब के हित में, मध्यम वर्ग के हित में लगा रहे हैं। उधर PM मोदी ने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस को घेरा। PM मोदी ने कहा कि हीरालाल समारिया को पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त बनाने को लेकर बुलाई गई बैठक का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति के रूप में हम चाहते थे, कांग्रेस ने तब उसका भी घनघोर विरोध किया। पहली बार कब मैं दिल्ली था, चुनावी दौरा कैंसिल करके गया था, मीटिंग के लिए गया था, और हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में राजस्थान के एक दलित को पहली बार उसका अध्यक्ष बनाया है। और एक कांग्रेस वाले देखिए, मीटिंग में उनको आना था, मीटिंग का उनको निमंत्रण गया था, समय से पहले गया था, उन पर फोन पे बात हुई थी, लेकिन जब उनको पता चला कि एक दलित अध्यक्ष बनने वाला है, उन्होंने मीटिंग के ही बहिष्कार कर दिया।
दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सीआईसी की चयन की बैठक में नहीं आए थे। अब उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें अंधेरे में रखा गया। अधीर रंजन चौधरी ने लिखा है कि मुझे अंधेरे में रखा गया। मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का मामला है। मैं भी चयन समिति में हूं, लेकिन मुझे अंधेरे में रखा गया। चयन के बारे में न तो सलाह ली गई और न ही जानकारी दी गई। लोकतांत्रिक मानदंडों, रीति रिवाजों, प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया गया। बैठक, चयन और शपथ सब कुछ ही घंटों में हो गया। वहीं मध्य प्रदेश के चुनाव में केवल 10 दिन रह गए हैं। ऐसे में चुनावी घमासान तेज हो गया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई। खाते गांव में एक रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। 2014 के पहले व्यापक अविश्वास, व्यापक भ्रष्टाचार, कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं उग्रवाद था, कहीं अलगाववाद था। भ्रष्टाचार की एक एक परत खुलती हुई दिखाई दे रही थी और उसमें देश के बारे में सोचने की बजाय कांग्रेस के नेतृत्व की उस समय की सरकारें एक परिवार के बारे में सोचती थी। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस और समस्या ये दोनों एक साथ चलती हैं। वहीं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज मध्य प्रदेश के सागर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने खुरई में मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान वहां पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करने के बाद उन्होंने स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के लोग वो हैं जो नेहरू ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा, राजीव गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने कहा गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। अब मोदी सरकार आई है, 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर पिछले 5 वर्षों में आए हैं। हर किसी को वैक्सीन मुफ्त में लगाई, दवाई भी मुफ्त दिलाई। अब आगे आप सबको 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कई चुनावी सभाएं की। मकराना में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने गहलोत सरकार पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आए दिन दंगे हुए हैं। कन्हैया लाल जैसे कई युवकों का सिर कटा। अलवर में 300 साल पुराना मंदिर टूटा और संत ने अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह किया। ऐसी घटनाएं देश में कहीं नहीं हुई। गहलोत सरकार ने 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी। पेपर लीक के जो मामले आए ना, पेपर लीक के मामले ऐसे देश भर में कहीं नहीं आए। 4 साल के अंदर 14 अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक कराकर अपने चट्टे बट्टे को नौकरियां देकर राजस्थान के युवा के साथ दगा करने का काम ये अशोक गहलोत ने किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार किया। उन्होंने धमतरी जिले के कुरुंद में सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। किसी नेता ने ऐसी घोषणा कर दी जो पूरा नहीं करना चाहता, लेकिन कर दी कि भाई चुनाव आ रहा है। ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है। इन दोनों धर्मों को लड़ा देंगे तो ये सारा एक धर्म हमारे लिए वोट दे देगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, जनता जाए भाड़ में। ये हमारी विचारधारा के एकदम खिलाफ है। हम चाहते हैं कि सब एकजुट हों। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।